हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉलरली माइंड्स। और आज का ये वीडियो MPS 002 के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। इससे पहले मैं हिंदी मीडियम की एक वीडियो और बना चुकी हूँ और ये मेरी MPS 002 जून एग्जाम सीरीज़ का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने जो 1 वीडियो बनाया है आप उसको भी ज़रूर देखिए ताकि आपके एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। अगर आपको MPS 002 के लिए नोट्स को परचेज करना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे टीम मेंबर्स आपको रिप्लाई कर देंगे और आप अपने नोट्स को परचेज कर सकते हैं, उनके प्रिंट्स निकलवा सकते हैं। नोट्स के अंदर आपको मिलेंगी सारी इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है टिल देन दीज नोट्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सामाजिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर आपको पूरा एक निबंध लिखना है। इस निबंध को लिखने के लिए आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि गैर सरकारी संगठन क्या होते हैं, सामाजिक विकास क्या होता है, तभी तो आप बता पाएंगे कि कैसे ये विकास में जो है हेल्प करते हैं। इसके बारे में पूरा इन डिटेल आप अपने आंसर में लिख कर आएंगे। चलिए तो समझते हैं कि गैर सरकारी संगठन क्या होता है। तो गैर सरकारी संगठन ऐसी संस्थाएं होती हैं जो सरकार से स्वतंत्र होकर काम करती हैं। क्या? ऐसी संस्था जो किससे स्वतंत्र हो? सरकार से स्वतंत्र हो, सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। ये गैर लाभकारी होती है, यानी कि दे डोंट वर्क फॉर प्रॉफिट। इन्हें अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए काम ये नहीं करते, बल्कि इनका काम होता है समाज में जो समस्याएं हैं, समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करना। ये समाज में देखते हैं क्या क्या समस्याएं हैं, फिर ये महिलाओं के लिए है ना, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए और जानवरों के लिए ये काम करते हैं। कुछ गैर सरकारी संगठन छोटे भी होते हैं तो कुछ बड़े स्तर पर भी काम करते हैं। इनका उद्देश्य लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। तो चाहे ये NGO बड़ा हो चाहे ये छोटा हो, इसका मेन काम क्या होगा? मेन काम होगा लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। सामाजिक विकास का मतलब है समाज के सभी लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। क्या मतलब है गाइज सामाजिक विकास का? सामाजिक विकास का मतलब होता है समाज के सभी लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। इसमें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, गरीबी कम करना और सभी को बराबर अधिकार देना शामिल होता है। तो सामाजिक विकास तभी हो पाएगा जब सभी को बराबर के अधिकार मिलेंगे, गरीबी कम हो जाएगी, सभी लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। सामाजिक विकास से लोग स्वस्थ, खुशहाल और सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। गैर सरकारी संगठन सामाजिक विकास में कैसे मदद करते हैं, इनके बारे में अब हम बात करेंगे कि भाई गैर सरकारी संगठन तो बना दिया जाता है पर वो सामाजिक विकास में क्या काम करता है, ये क्या है? तो पहली चीज देखो ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले ये प्रोवाइड करेगा, लोगों को सेवाएं प्रदान करेगा। तो कई बार देखो सरकार तो मदद नहीं पहुंचा पाती है, कहीं कहीं पे जैसे कहीं पे कोई आपदा आ जाती है तो हम देखते हैं कि सरकार तो इतनी जल्दी मदद नहीं पहुंचाएगी, लेकिन जो गैर सरकारी संगठन होते हैं ना वो जल्दी मदद पहुंचा देते हैं। तो गैर सरकारी संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी, भोजन जैसी जो जरूरी सेवाएं होती हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। दूसरा इनका काम होता है लोगों को जागरूक करना, जैसे कि महिलाओं के उनको अधिकारों के बारे में ये बताते हैं, बाल सुरक्षा क्या होती है, पर्यावरण के बारे में ये लोगों को जागरूक करते हैं, घर घर जाते हैं, लोगों को बताते हैं विभिन्न मुद्दों के बारे में ताकि सरकार से भी सुधार की ये मांग कर सकें। ये लोगों को सशक्त बनाते हैं। ये संगठन लोगों को नए नए कौशल सिखाते हैं। जब लोग स्किल सीखते हैं ना देखो तभी कुछ अच्छा हो सकता है। एक व्यक्ति किसी घर में पढ़ लिख जाता है, आगे बढ़ जाता है तो बाकी लोगों का जीवन भी सुखद बना देता है। अल्पसंख्यक लोगों की मदद करते हैं जो समाज में पीछे रह गए, जैसे कि महिला हो गई, विकलांग लोग हो गए और हमारे माइनॉरिटीज़ हो गए देश के अंदर, ठीक है, उन सभी की ये मदद करते हैं। नई नई योजनाओं को ये खोजते हैं ताकि समाज की समस्याओं से समाधान मिल सके। निगरानी करते हैं, सरकार और कंपनियों पर नज़र रखते हैं। अब कोई बड़ी कंपनी है, मान लो कोई बड़ी कंपनी है और वो किसी पर्यावरण कानून का उल्लंघन कर रही है तो ये NGO इन सब चीज़ों पे भी नज़र रखते हैं ताकि कोई भी देश के अंदर पर्यावरण को या मानव अधिकारों को हनन ना कर सके। तो संक्षेप में आप कह सकते हैं कि गैर सरकारी संगठन समाज को बेहतर बनाने में बहुत ज़रूरी भूमिका निभाते हैं। वे सीधे लोगों की मदद करते हैं, न्याय को बढ़ावा देते हैं और सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इनके बिना बहुत से लोग मदद के बिना रह जाएं, ठीक है, सरकार तो ना देख पाए। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद आपको दूसरा बताना है कि जो नई विश्व व्यवस्था है, नई विश्व व्यवस्था का मतलब क्या है कि अब हम क्या देखते हैं कि विश्व के अंदर जो पावर है, जो शक्ति संतुलन है वो बदल चुका है। पहले हम देखते थे कि जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज थी, ठीक है, जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज थी उनके पास ज़्यादा पावर्स थी। बट नई विश्व व्यवस्था का मतलब है दुनिया में राजनीतिक, आर्थिक और शक्ति संतुलन में हो रहे बड़े बदलावों के बारे में बात करना। शीत युद्ध की समाप्ति, वैश्वीकरण, चीन का उदय और अमेरिका की बदलती विदेश नीति जैसे कारणों से दुनिया में नई दिशा बन रही है। इसका सीधा असर भारत जैसे विकासशील देशों पर
पड़ता है। तो आज हम क्या देखते हैं, पहले एक ऐसा टाइम था जब यूएसए, ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस, ये सब कंट्रीज़ के पास ज़्यादा शक्ति थी, ये बहुत शक्तिशाली थे। पर अब एक ऐसा टाइम आ गया है जब एशियन कंट्रीज़ भी आगे बढ़ रही हैं, जैसे कि चाइना, इंडिया, जो ग्लोबल पावर डायनेमिक्स में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या बदलाव आया है। तो अब दुनिया की ताकत पश्चिमी से एशिया की तरफ बढ़ रही है, खासकर चीन की ओर। भारत के लिए यह चुनौती भी है और अक्सर अवसर भी। अब भाई ये एक तरीके से भारत के सामने चैलेंज भी है, ठीक है, और एक तरीके की अपॉर्चुनिटी भी है कि भारत जो है पूरे विश्व में अपनी जो है साख बना सकता है, ठीक है। भारत को चीन से मुकाबला करना है और खुद को भी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभारने का उसको मौका मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम देखते हैं कि भारत जैसे जो विकासशील देश हैं उनकी भूमिका बढ़ती जा रही है। चाहे G20 समिट को ही आप देख लो, अब भारत को ज़्यादा महत्व मिल रहा है। भारत अब वैश्विक नियम बनाने में भागीदारी कर सकता है। तो अब विश्व में जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उनमें भारत की भी सुनी जाने लगी है। भारत जो है उसको नए अवसर मिल रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो वैश्वीकरण होता है ना, वैश्वीकरण की वजह से विश्व में प्रतिस्पर्धा तो बढ़ गई है। तो भारत को भी ज़रूरी है कि वो अपने उद्योगों को, शिक्षा को और अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करे, ताकि वो भी विश्व में एक शक्तिशाली देश बन सके। तकनीकी और डिजिटल शक्ति का महत्व बढ़ गया है। आजकल हम क्या देखते हैं, जिन देशों के पास नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो देश बहुत ही ज़्यादा मतलब आगे माने जाते हैं, बाकी जिनमें टेक्नोलॉजी नहीं है वो पीछे माने जाते हैं। तो अब तकनीक, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं। भारत के पास आईटी सेक्टर की ताकत है, लेकिन उसे नवाचार और डिजिटल सुरक्षा में और निवेश भी करना होगा। अमेरिका और चीन के बीच जो है तनाव बढ़ रहा है, तो भारत को संतुलन बना के चलना है। भारत को क्या करना है गाइस, भारत को करना है मल्टी अलाइनमेंट। मल्टी अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि वो हर एक देश के साथ जो है अपने संबंधों को अच्छा करे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, और चाहे ही हमारे साउथ एशियन कंट्रीज जैसे कि मलेशिया, भूटान, ये सब हो। इन सभी के साथ भारत को अपने अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं। सुरक्षा और रक्षा में भारत को निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल साइबर अटैक, आतंकवाद जैसी चीज़ें बढ़ गई हैं। जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से उसको ध्यान देना है, ऐसा विकास करना है जिससे कि पर्यावरण और विकास के बीच में एक संतुलन बनाया जा सके। तो निष्कर्ष में आप बता देंगे कि नई विश्व व्यवस्था भारत जैसे विकासशील देशों के लिए कई अवसर और चुनौतियां लेकर आई है। अगर भारत शिक्षा, तकनीक, कूटनीति और विकास में सही निवेश करता है तो वह वैश्विक मंच पर एक बड़ी शक्ति बन सकता है। तो यहाँ पे बस आपको नई विश्व व्यवस्था के बारे में बताना था कि भारत क्या क्या कर सकता है कि वो नई विश्व व्यवस्था में आगे बढ़े। इसके बाद आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का औचित्य सिद्ध करो। कि भाई भारत कह रहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर स्थायी सदस्यता यानी कि परमानेंट लीडरशिप मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो वो ऐसा क्यों कह रहा है, उसके पीछे क्या रीजंस है, क्या ये बात सही है या गलत है। तो पहले हम जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र आखिर होता क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी थी। तो भाई पहला विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, उसके बाद एक लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। अब हम क्या देखते हैं कि भाई लीग ऑफ नेशंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक पाने में क्या हुआ, नाकामयाब हुआ, नाकामयाब हो गया लीग ऑफ नेशंस। तो इसी वजह से क्या हुआ कि दोबारा से उसमें चेंजेस कर कर उसको क्या बना दिया गया, उसको बना दिया गया संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस उसको बना दिया गया। अब इसका क्या काम था, इसका काम था दुनिया में शांति को बनाए रखना, देशों के बीच में सहयोग को बढ़ाना, गरीबी और भूखमरी को कम करना और मानव अधिकारों की रक्षा करना। ये 4 पॉइंट्स आप जरूर लिख कर आएंगे आंसर में। देखो बहुत ही बेसिक सा काम है। ये क्या है, शांति को बना के रखो, आपस में सहयोग करो, गरीबी भूखमरी को कम करो, मानव अधिकारों की रक्षा करो, पर्यावरण की रक्षा करो, कुछ भी लिख दो आप। इसमें कई सारे सदस्य देश भी हैं। सुरक्षा परिषद क्या होती है, तो संयुक्त राष्ट्र सबसे ताकतवर शाखा सुरक्षा परिषद है। इसका काम क्या है, तो अब भाई भारत कह रहा है कि उसको सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो वो क्यों कह रहा है, क्योंकि ये जो सुरक्षा परिषद है ना वो संयुक्त राष्ट्र की एक सबसे ताकतवर शाखा है। इस वजह से भारत ऐसा कहता है और इसका काम है दुनिया में शांति और सुरक्षा को बना के रखना, युद्धों को रोकना
और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को हल करना। इसके अंदर 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं। स्थायी में आपका अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन आता है। और इनके पास होती है वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब ये है कि कुछ भी जो नया कानून बनाया जा रहा है उसको ये रोक सकते हैं अगर इन्हें पसंद नहीं आता। तो भारत भी यही कहता है कि मुझे भी स्थायी सदस्य बनाओ इसका। 10 होते हैं इसमें अस्थायी सदस्य जो जिनका चुनाव हर 2 साल के लिए होता है, और भारत कई बार इसका एक अस्थायी सदस्य बन चुका है। अब यहाँ पर आपके आंसर का जो मेन मुद्दा था, ठीक है, जो मेन मुद्दा था उसको समझेंगे कि भारत क्यों कहता है। तो भारत की आबादी बहुत बड़ी है, इस वजह से वो कहता है कि इतना बड़ा देश है तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी जगह का हकदार तो भाई वो बनता ही है। शांति मिशनों में यो योगदान देता है। तो संयुक्त राष्ट्र जब भी कोई शांति अभियान चलाता है तो भारत उसमें हजारों सैनिकों को भेजता है और दिखाता है कि भारत भी दुनिया की शांति में भागीदार है। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और आज दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में भी वो शामिल है। वो एक बड़ा लोकतंत्र है। तो भारत के बारे में जो भी अच्छा अच्छा आप लिख सकते हो वो इसमें लिख देना और बता देना कि भारत क्यों कहता है। क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सहयोग करता है, जलवायु परिवर्तन हो, आतंकवाद हो, विकास हो, इन सभी मुद्दों पर वो वैश्विक सहयोग की मांग भी करता है। वर्तमान यूएनएससी की संरचना पुरानी हो गई है भाई, 1945 की बनी हुई वो संरचना। क्या आज इतने सालों के बाद 2025 में जरूरत नहीं है कि उसमें सुधार किया जाए? उसके अंदर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के तो देश है ही नहीं। ये तो बहुत ही ज्यादा अन्यायपूर्ण बात हो जाती है। तो भारत का सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य बनने का दावा पूरी तरह से वाजिब और मजबूत है। भारत की आबादी, आर्थिक शक्ति, शांति दूत योगदान और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को देखते हुए उसे स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। ठीक है। और अब अगर आपको अपने और भी वीडियोस देखने हैं MPS 002 के, तो आपको हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उस चैनल को ज्वाइन करो। ठीक है, जो भी न्यू वीडियो आएगा, कुछ भी अपडेट आएगा, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। और जो भी PDF वगैरह होती हैं उन्हें आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, hindustanknowledge.com से। आपको बस गूगल पे क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है MPS 002 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जून 2025 एग्जाम। और जब आप हिंदुस्तान नॉलेज वेबसाइट वाले लिंक पे जाओगे ना, उसमें स्क्रॉल करोगे तो आप पहुंच जाओगे इस आर्टिकल में। अब इस आर्टिकल में देखो आपको कई सारे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे और यहाँ पे नीचे आना है बस आपको, और क्या करना है कि यहाँ पे इस PDF पे क्लिक कर देना है। तो जो मेरी क्लास 1 की PDF है वो यहीं पे आपको, पहली वाली क्लास की जो PDF है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद जब और क्लासेस आएंगी ना तो आपको उनके PDF भी गाइस हमारे यहाँ पे इसी वेबसाइट पे मिलेंगे। ओके। सो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा।